मैंने पिछले से पिछले महीने मूवी देखी थी धुरंधर, जो कि हिंदी मूवी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म हो गई है। 1300 करोड़ समथिंग कमाया है उसने। और ये मैंने 2 बार देखी थी थिएटर में, और जैसे मैंने 2 बार देखी ऐसे काफ़ी लोगों ने 2-3 बार देखी थी। राइट। और इसकी वजह से लोगों को एक नया फिनोमेना पता चल गया है, अननोन गनमैन, जिसको जैसे मैंने नहीं भी देखी है, बट अननोन गनमैन जो वर्ड है वो मुझे ही मालूम हो गया है। और इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं पढ़ा हुआ था लेकिन इतना नहीं मालूम था जितना अब इस फिल्म की वजह से पता चल गया है। तो इसमें अननोन गनमैन का हम लोग को हल्का फुल्का, मतलब ऊपर ऊपर से, जैसे एक होता है कि नॉर्मल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स पढ़ना, और एक होता है ऊपर ऊपर से। तो ऊपर ऊपर से तो इसलिए मालूम था कि अगर याद हो 2-3 साल पहले नहीं कनाडा और इंडिया में कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंडिया का एलेज किया गया था कि खालिस्तानी कोई है लीडर, उसको मरवा दिया गया था। अब पता चला नहीं, पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट टेररिस्ट जो हैं, जो फियर टेररिस्ट हैं, उनको शूट किया गया है। तो ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं, ना किसी गवर्नमेंट ने एडमिट किया है। तो कॉन्स्पिरेसी क्या है इंटरनेट की, कि कोई गनमैन है जो कि बैड गाइज को जाके मार रहे हैं। यस, यही है। तो बिना कंट्री के नाम लिए यही बोला जा सकता है। और अभी जो रिसेंटली इवेंट हुआ पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि काफ़ी लोग की वहाँ डेथ हुई, इंक्लूडिंग सिविलियंस। एग्जैक्टली। तो अगेन इंटरनेट पे चल रहा था कि यही गनमैन थ्योरी वाला है। तो उसमें कईयों के व्यूज़ थे, कई लोग के व्यूज़ थे। कुछ लोग इसको सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव इवेंट मान रहे थे, कुछ लोग नेगेटिव मान रहे थे। मैं उसका काउंटर पॉइंट ये देता हूँ कि अननोन गनमैन की थ्योरी यही होती है, और एक जो BLA वाली है कि अननोन गनमैन का मतलब ही है कि किसी ने टेररिस्ट को आकर शूट कर दिया, लेकिन वो किसने किया हमें मालूम ही नहीं है। BLA का पर्पस है कि BLA वाले BLA क्या हुआ? अच्छा सॉरी, बताना भूल गया। BLA मतलब हो गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अच्छा, वही ग्रुप जो अभी पिछले हफ्ते के जो इवेंट्स में इन्वॉल्व था, जिसने जाके सिविलियंस को मारा है। हाँ, तो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो अननोन गनमैन इसलिए नहीं हो सकती कि अननोन गनमैन का पर्पस ही है कि हमें मालूम नहीं कौन है ये। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले बोल रहे देखो हमने मारा है ये, हम इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। अननोन गनमैन में कोई क्रेडिट नहीं लेता है। एक्चुअली इसमें हुआ कि जब ये इवेंट हुआ और बड़ा इवेंट हुआ, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ब्लेम किया इंडिया की गवर्नमेंट को कि आप हमारे इंसर्जेंसी फैला रहे हैं। बेसिकली उसका रिप्लाई होना चाहिए, इंसर्जेंसी वहाँ से यहाँ पे लोग फैलाते हैं कि यहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होता है। इंडिया का कभी इस तरह का एलिगेशन लगाने तो किसी पे भी लगा दो, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि दूसरे कंट्रीज को जाके डिस्टेबलाइज कर रहे हो। हाँ, ऐसा कोई रहा नहीं है। और वो भी हम लोगों ने कभी किसी आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप, आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप को जो सिविलियंस को जाके मार रहे हैं वो नहीं रहा है। तो इनफैक्ट थ्योरी जो इंटरनेट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, पॉपुलर है, वो अननोन गनमैन की ये है कि जैसे हाफिज सईद का 2nd लेफ्टिनेंट कमांड है, उसको जाके शूट कर दिया, या कोई और ऐसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट है उसके किसी 2nd मैन को शूट कर दिया। तो वही है कि कोई हिटमैन टाइप का पर्सन है, और वो कौन है। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये पोस्ट मुझे लगता है 2016 या 17 से पहली बार सुनना शुरू हुए थे इस टाइप के, और अब 2-3 साल से बहुत इंक्रीज हो गए इस टाइप के। अभी रिसेंटली हुआ न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि जो कोई आर्मी के कैप्टन या मेजर थे जो कि हैंडलर थे ऑफ पहलगाम अटैक्स, तो उनको जाके इंडिया के नहीं पाकिस्तान के, हाँ ओके, जो पाकिस्तान आर्मी के मेजर थे जो कि हैंडलर थे पहलगाम अटैक के, तो उनको जाके किसी ने शूट कर दिया था। किसने शूट किया वो मालूम नहीं है। तो इस फिनोमेना को अननोन गनमैन बोलते हैं, कि जिसमें आपको क्लियर ही नहीं कि मरा कैसे है। अच्छा, इनफैक्ट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर कॉन्स्पिरेसी मोड में जाएं कि वाई दिस सीम्स क्रेडिबल, क्योंकि नॉर्मली जब टेररिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को भी मारते हैं क्योंकि आपस में एक दूसरे के राइवल कई बार होते हैं, तो वो नॉर्मली क्रेडिट लेते हैं उसके बाद। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग हमसे डरें, हमारे अचीवमेंट को मतलब लोग समझें। और अगर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है और वो जो मरने वाले मोस्टली अगर खराब लोग हैं जो कि टेररिस्ट इवेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, देन इस थ्योरी को ज़्यादा क्रेडेंस मिलती है। यस। और धुरंधर में भी आई बिलीव इसी चीज़ को दिखाया गया है, या दिखाएंगे सेकंड पार्ट में? नहीं, इसमें दिखाया है, क्लाइमैक्स में दिखाया गया था कि पहले दिखाया कि वो स्पाइंग कर रहा है, लेकिन क्लाइमैक्स में दिखाया गया कि ही डज शूट वन ऑफ द टेररिस्ट। हाँ, तो इसी वजह से शायद ये और एकदम से पॉपुलर हो गई है।
तो ये मैं खुद ही कुछ सालों से पढ़ रहा था न्यूज़ कि अननोन गनमैन की आती रहती थी अक्सर न्यूज़, और एक आध बार वो कुछ वीडियोस भी आए हैं सीसीटीवी कैमरा फुटेज की, किसी कोई टेररिस्ट जा रहा था उसको किसी ने पीछे शूट कर दिया, अब उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही है। तो वहाँ से अननोन गनमैन ये वर्ड शुरू हुआ। और ये एक्चुअली क्या है कि ये 2014 के बाद से क्यों शुरू हुआ था? शुरू इसलिए हुआ कि हमारे जो एनएसए के अंडर जो कौन है, अजीत डोवाल एनएसए हेड हैं, उनके अंडर स्पाइंग का थोड़ा इंक्रीज हुआ, रॉ को थोड़ा एम्पावरमेंट ज़्यादा मिली। दूसरी ये चीज़ थी, इजराइल और इंडिया के रिलेशंस बेटर हुए हैं पोस्ट 2014। तो इजराइल पहले ये अननोन गनमैन वाली चीज़ें करता था, जैसे एक मूवी आई थी म्यूनिक, ऑपरेशन रात ऑफ गॉड के ऊपर, तो अगर उसमें भी बेसिकली अननोन गनमैन वाले ही चीज़ दिखाई गई थी कि वो कि इंसर्जेंट्स को जाके कहीं पेरिस में मार दिया, कहीं कहीं मार दिया, लेकिन क्रेडिट नहीं लिया। तो बेसिकली अपने कंट्री के एनिमीज को एलिमिनेट करना, हाँ ऑलमोस्ट हर कंट्री ये करता होगा। लॉजिकली हम लोग सोचें, फिल्म्स जिस पे हम लोग देखते ही ज़्यादा हॉलीवुड की हैं, तो हम लोग को CIA के बारे में जैसे कि मालूम है, लेकिन आई बिलीव चाइना भी ये करता होगा, या रशिया का नहीं सुना था कि कोई एक पॉइजनिंग कर दी थी जो यूके में रह रहा था। अब वो अगेन ये नहीं बात करिए कि वो गलत किया सही किया, ऑब्वियसली गलत किया, लेकिन अपने एनिमी को मारना, आई गेस जो उस कंट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती होगी उसका काम सॉर्ट ऑफ ये है, गैदर करना इंटेलिजेंस, और जिसको वैसे नहीं मार सकते उसको स्ट्राइक करना। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जो हम लोग का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है जेम्स बॉन्ड। MI6 क्या है? MI6 का एजेंट है। यस। व्हाट डज ही एग्जैक्टली डू? इज ही नॉट रियली एन अननोन गनमैन? यस। इफ ही इज एलिमिनेटिंग हिज कंट्रीज एनिमी। राइट। तो ये कोई कंट्री क्लेम नहीं कर सकता है कि वी डू इट, बिकॉज देन इट वुड बी इलीगल, बट अंडरस्टूड होता है। और जैसे मुसाद का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो शायद इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। मूवी आई थी म्यूनिक की, उसके ऊपर। हाँ, म्यूनिक उसमें आई थी कि उनके मुसाद इसीलिए पॉपुलर है कि मुसाद जो एक्चुअली उनके एनिमीज भी काफी होते हैं और उसको इसी तरह से एलिमिनेट करते हैं वो लोग। तो इसी वजह से, क्योंकि पहले शायद इंडिया ऐसा नहीं करता था, इट सीम्स लाइक कि ये एक न्यू फिनोमेना है। जैसे CIA के बारे में तो हम लोग पता नहीं कब से सुन रहे हैं कि वो 50-60 से सबसे ये सब करते आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के बारे में लोग नॉर्मली कहा करते थे कि यहाँ पे लोग क्राइम करते हैं, फिर पाकिस्तान भाग जाते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं। तो काइंड ऑफ लाइक इसको क्रिटिसाइज तो नहीं किया जा सकता इस फिनोमेना को, क्योंकि जिनको एलिमिनेट किया जा रहा है वो दे आर बैड पीपल। तो इसमें मूवी में बहुत इंटरेस्टिंगली दिखाया गया था धुरंधर में, और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है कि टेररिस्ट का बहुत कॉमन होता है कि वो लोकल ऑर्गेनाइज क्राइम से उनके दे जॉइन हैंड विद द लोकल ऑर्गेनाइज क्राइम, विच मेक्स सेंस, क्योंकि लोकल ऑर्गेनाइज क्राइम के पास कोई मॉरल्स तो होते नहीं है, उनको पैसों का मतलब है। तो इंडिया में भी जैसे होता था कि नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम ही कई बार टेररिस्ट से मिले होते थे, इनफेमसली दाऊद इब्राहिम। तो उन्होंने दो चीज़ें इंडिया ने सोची है 2014 से, एक तो ऑर्गेनाइज क्राइम को एलिमिनेट करना शुरू किया है। यस। तो आई बिलीव अगर अपने कंट्री को सेव करना है, तो इस तरह के क्रिमिनल्स को हटाना इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी वीकनेस बन सकते हैं। तो आई बिलीव IB का काम क्या ये होता है, अपने कंट्री के अंदर जो इंटेलिजेंस होते हैं उसको, जैसे रॉ या RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो उनका काम हुआ बाहर, बॉर्डर के बाहर। और अगर बॉर्डर के अंदर कोई इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है तो वो है IB। हाँ, CBI का क्या काम है? थोड़ा मैं भूल रहा हूँ कुछ याद। हाँ, इनफैक्ट हम लोग को खुद ही ये सब बहुत चीज़ें आइडिया नहीं है, तो ये हम लोग सॉर्ट ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं। CBI का आई बिलीव इंटेलिजेंस गैदरिंग का मुझे नहीं मालूम कि काम होता है। वो तो जो इस तरह के क्राइम्स होते हैं जो कि पुलिस के जुरिस्डिक्शन के बाहर होते हैं कई बार, तो वो जैसे वहाँ FBI है, हाँ, तो अब मैं ये मानूंगा कि उन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, फिर उनको प्रोसिक्यूट करना, ये बिलीव CBI का काम होता होगा। और इंटेलिजेंस गैदर करने का काम आई बिलीव IB के पास जाता होगा। तो अगर एक मिनट ले, जैसे हम लोग को US की टर्मिनोलॉजी हम लोग ज़्यादा अवेयर हैं, तो अगर जैसा आपके US में कोई माफिया ग्रुप है तो उसकी वायर टैपिंग करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, वो कौन करता होगा? जैसे टोन में नहीं, मैं US का भी इंडिया में वहाँ तो मुझे लगता है FBI के ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे वो नहीं, बिहेवियरल साइंस यूनिट है जो हम लोग माइंड हंटर में देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में CBI में ऐसा कुछ है कि नहीं है। अब वो बिल्कुल सब चीज़ें मेरा इमेज तो होती नहीं कि वहाँ FBI है तो यहाँ CBI है। हो सकता है यहाँ पे उन्होंने 2 सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए हो, वहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है।
तो बस ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सीबीआई इंटेलिजेंस गैदर करती हो, बट मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सीबीआई का कभी उसमें नाम आया नहीं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में आता है। एक्चुअली मैंने कभी इंडिया में कोई मूवी देखी भी नहीं जो सीबीआई के ऊपर भी हो, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा, होती होंगी, मुझे पर्सनली नहीं याद आ रहा। जैसे हम लोग नहीं एफबीआई पे इतनी सारी टीवी शो बने, माइंडहंटर टाइप का मूवीज बनी है, साइलेंस ऑफ द लैम्स करके, वी नो कि एफबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है। यस, अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मुझे नहीं पर्सनली मालूम है। भाई यहाँ पे अगर मूवीज बनती हैं तो वो उतने अच्छे से या तो रियलिस्टिक नहीं होंगी, या फिर मेलोड्रामेटिक होंगी, या उतनी वेल रिसर्च नहीं होंगी। जैसे हम लोग अगेन यस राइटली सेड, हम लोगों ने द वायर देखा है, माइंडहंटर देखा है, सोप्रानोस देखा है, तो हम लोग को वहाँ का तो मालूम है। इंडिया का उस तरह से अभी आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है। बट व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज, यू वर सेइंग कि यहाँ के जो जाते होंगे स्पाइस लेट्स से, तो वहाँ के क्रिमिनल्स से कोलैबोरेट करते होंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको खुद को सेव करना है तो यहाँ पे क्रिमिनल्स वैसे नहीं होने चाहिए, काउंटर पार्ट्स। यस, बेसिकली एक तरह से जैसे क्या होता है, वहाँ वाले क्या होता है, आईएसआई एजेंट्स आते थे इंडिया में और फिर वो हमारे लोकल क्रिमिनल्स के साथ कोलैबोरेशन करते, तो एक तरह से रिवर्स हो गया कि हमारे रॉ एजेंट वहाँ पे गए और वहाँ के क्रिमिनल से हाथ मिलाया उनके। अगेन दीज आर ऑल एलिगेशंस। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ना तुम हो, दिस इज मोर लाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग जो इंटरनेट पे थ्योरीज चलती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि नो वन सेज की हैं, मुझे भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम, वही है। बट वी कैन स्पेकुलेट कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज और कैसे इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। यस, हम लोग वही सुनते ना कि अरे इंटेलिजेंस फेलियर होगा, इंटेलिजेंस फेलियर मतलब ही कि आपका कोई स्पाई होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जैक्टली उस नेटवर्क में एम्बेडेड होगा, या तो आपका होगा या पे आपने उसे कन्वर्ट कर लिया होगा। कई बार हम लोग ये भी फिल्म्स में देखते हैं कि लेट्स से कोई डिससैटिस्फाइड है, या उसने कुछ भी है, या उसको ब्राइब किया या प्रेशर डाला और वो कन्वर्ट हो गया, तो उस तरह से भी हो सकता है। जैसे एफबीआई का एक और मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, डिपार्टेड मूवी में जो जैक निकल्सन का कैरेक्टर था, फ्रैंक कॉस्टिजन नाम था उसका। हाँ, फ्रैंक कॉस्टेलो, एक कॉस्टेलो था, एक कॉस्टिगन था, सॉरी कॉस्टेलो, हाँ, फ्रैंक कॉस्टेलो। तो फ्रैंक कॉस्टेलो वैसा आपको सबको लगा ही इज अ बिग अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया जो भी है, एक्चुअल एंड में क्या निकलता है, एफबीआई का एजेंट था, एफबीआई एजेंट। तो बेसिकली एफबीआई वाले उनको भी तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इसी टाइप के लोगों को हायर करते हैं, और जो डिकेड्स ऐसे दिखाया गया था कि डिकेड्स से था वो। यस यस, एंड best thing about that movie was that it was actually based on real life character. There was actually a guy who was like Frank Costello, जो सालों से था। और ऐसी मुझे वो कौन सी मूवी थी, उसका नाम क्या है, हम लोगों ने जॉनी डेप की मूवी एक देखी थी माफिया वाली, जिसमें नहीं कहते तो वैम्पायर जैसा लग रहा है। यस, ब्लैक हैट नाम था या नाम भूल रहा हूँ उसका, ब्लैक मास। हाँ, तो शायद से उस कैरेक्टर का भी वही, मतलब क्रिमिनल का भी कुछ ऐसे ही था कि पहले लगेगा अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, एफबीआई इन्फॉर्मर इतना टफ है, इतना क्रूकेड है, बट एक्चुअली ही वाज एन इन्फॉर्मर, और टिकेट से इन्फॉर्मर था, एंड दैट इज व्हाई उसके कई बार क्राइम्स को थोड़ा टर्निंग द ब्लाइंड आई कर देते थे। यस, वो इस लेवल पे क्या गेम्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, वो क्लियर नहीं है। आई बिलीव उससे बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए छोटे क्रिमिनल्स को अलाउ किया जाता होगा, और कई बार इसी में छोटे क्रिमिनल्स कई बार कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। यस, लेट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब वो ये पहले मतलब ये वही मतलब मैं देख रहा था कि 2-3 साल से मैं ही इंटरनेट पर पढ़ रहा था अननोन गनमैन, अननोन, पहले मैंने भी डिसमिस कर दिया, बट अब इतनी ज़्यादा न्यूज़ आने लगी, प्लस ये मूवी भी आ गई, तो अब मैं भी इस चीज़ को सीरियसली थोड़ा लेने लगा, वरना मैं उनमें से हूँ थोड़ा कॉन्स्पिरेसी कुछ भी होते मैं पहले डिसमिस करता हूँ। आई वुड से कि इंडिया का इंटेलिजेंस स्ट्रोंगर हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग के सब दोनों को अच्छे से याद है कि आए दिन टेरर अटैक्स होते रहते थे। अरे 2000 में कितने होते थे। इस गवर्नमेंट की मैं जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मानता हूँ वो टेरर अटैक्स का रोकना कहें या एटलीस्ट काफ़ी कम होना वही कहें, तो वो तो हुआ है, उसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। तो यस, तो इसका मतलब इंटेलिजेंस नेटवर्क पे काम हुआ है। और ये ऐसी चीज़ नहीं जो एडवर्टाइज की जा सकती कि देखो हमने ये 10-20 हज़ार स्पाइस और रख लिए हैं। ये तो आपको आई गेस जो रिजल्ट्स हैं उसी से ही आपको जज करना होता है। लेट्स नॉट फॉरगेट, एज लॉन्ग एज जब से सोसाइटी एक तरह से फॉर्म हुई है, एक तो होती है हम लोग पहले ट्राइबल्स थे, उसके बाद फिर हुआ ना किंग्स बनना शुरू हुए, एम्पायर्स, मोनार्की, वो सब, जब से इस टाइप की चीज़ें शुरू हुई हैं तब से स्पाइंग है। यस, हम लोग के जो
जब सबसे पहला पैन इंडियन एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, जिनके फॉर्मेशन उन्होंने किया चाणक्य ने, तो चाणक्य नीति में बहुत फोकस था ऑन स्पाइंग। यस, क्योंकि ये तो जब से वैसे सोचो कि इवोल्यूशन के एंगल से हम लोग कई सालों से इसी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे हैं, और जब इंटेलिजेंस होती है तो पॉलिटिक्स होती है, एक आदमी दूसरे को गिराना चाहता है, एक किंग है तो उसके 100 एनिमीज होंगे। यस, इट मेक्स सेंस कि इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग हो। यू वुड थिंक कि एनी एम्पायर जिसने कि लंबा रेन किया है उसके एनिमीज रहे होंगे, उन एनिमीज के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन अगर है तभी तो उनको क्रश कर सकते हैं, वो चाहे अपने को प्रोटेक्ट करना हो या दूसरे को हर्ट करना हो। सन त्जू की जो आर्ट ऑफ वॉर है उसमें भी शायद इंटेलिजेंस गैदरिंग पे फोकस है। था, मैंने पढ़ने शुरू की थी और थोड़ी देर बाद मैं बोर हो गया था। मैं तो इंट्रोडक्शन ही उसका शायद 50-60 पेज का था। उनके तो नाम ऐसे होते हैं समझ ही नहीं आते हैं। इनफैक्ट मेरे पास बुक तो रखी हुई है बट फ्रैंकली मैंने पढ़ी नहीं है, और अगर कहीं अब्रिज्ड वर्जन मिल जाए तो वो मैं पढ़ लूँगा। फिर मैंने सोचा शायद मेरे लिए बहुत, अभी तो मेरे लिए रेलिवेंट भी नहीं है आर्ट ऑफ वॉर, लेकिन हाँ मन था पढ़ने का। लेकिन उसमें इतनी हिस्ट्री थी कि मुझे लग रहा है वो स्कूल की याद आ गई कि जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा करता था। अगेन नथिंग अगेंस्ट द बुक, मेरी वो शॉर्ट कमिंग है बट हाँ वो मेरी अभी भी टू डू लिस्ट में है। तो ये है। तो एनीवेज स्पाइंग वाला इंटरेस्टिंग है, और हम लोग सबसे ज़्यादा सुनते थे इजराइल के उस टर्म्स में कि इजराइल के हिजबुल्लाह में भी हैं, हमास में भी हैं। याद है पेजर इंसिडेंट हुआ था? हाँ, पिछले साल जो हुआ था वो तो जब हम लोगों ने सुना था कि पेजर इंसिडेंट एग्जैक्टली था किसका था, हिजबुल्लाह का था, हमास का था? हिजबुल्लाह का था। हिजबुल्लाह का था। तो याद है तुम्हें? याद है। तो उसमें हिजबुल्लाह, तो भी बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनमें क्या होता है कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है हिजबुल्लाह हमास टाइप की, ये लोग प्रेफर करते हैं कि फोन से। पहले बता दो हिजबुल्लाह है क्या? हिजबुल्लाह एक तरह से अब वो कहाँ की लेबनान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, साउथ लेबनान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फंडिंग ईरान देता है सिंस 1982। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट। ये आई बिलीव जब इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जब ये 1982 में इन्वेड किया था इसने, क्या नाम है, इजराइल ने, तब ये एक तरह से फॉर्म हुआ था, और 2000 तक इजराइल का लेबनान में, साउथ लेबनान में था मतलब कब्जा। फिर उन्होंने साउथ लेबनान छोड़ा था 2000 के बाद से, तो उसके बाद से प्रैक्टिकली हिजबुल्लाह का कोई यूज था नहीं। लेकिन हिजबुल्लाह इतना स्ट्रांग हो गया था कि वहाँ हिजबुल्लाह मे बी हैव स्टार्टेड एज रेजिस्टेंस टू इजराइल। हाँ, लेकिन जब इजराइल चला गया वहाँ से तो हिजबुल्लाह डिसबैंड नहीं हुआ, नहीं, वो वहाँ पे रहा। वहाँ मतलब वो गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, गवर्नमेंट मतलब वो चाहे तो क्रश करने में उनको दिक्कत होती है। इट्स दैट। क्या लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है या फिर वो एंटी है? आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट थोड़ा उसका, क्योंकि वहाँ पे विद इन लेबनान भी थोड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक टाइम पे चलते हैं कि लेबनान के लिए चला करता था कि इट वाज पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट। अब वो पेरिस था कि नहीं था, बट वी कैन एटलीस्ट अज्यूम कि एक सेफ और एक ब्यूटीफुल सिटी कंट्री रहा होगा। तो लेबनान की हम लोग बस 2 मिनट में जल्दी से बता देते हैं क्या हिस्ट्री थी। लेबनान एक तरह से मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, अरेबिक मेजोरिटी है, बट वहाँ पे एक तरह से 3 सेक्ट। उन्होंने बताया, क्या बताया? क्रिश्चियन मेजोरिटी। लेबनान इज क्रिश्चियन मेजोरिटी। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। वहाँ अरब्स हैं बट दे आर क्रिश्चियंस, व्हिच इज लाइक, जिसको नहीं मालूम होता है उसको लगता है व्हाट अरब्स मतलब मुस्लिम। Yes. दैट्स नॉट रियली ट्रू। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ क्रिश्चियंस इन मिडिल ईस्ट। यस, देयर आर क्रिश्चियंस देयर आर ज्यूज इन these Lebanon kind of countries। अरे वो गैल सैड नहीं है? हाँ, वो तो मतलब उसके बाद they used to live there। हाँ, they used to। It's not कि सिर्फ इजराइल में रहते हैं मिडिल ईस्ट में। तो मे बी शायद जितना मैं कंफर्म कर लूँगा, इट्स एन अरेबिक मेजोरिटी और मोस्ट प्रोबेबली क्रिश्चियन मेजोरिटी है। लेकिन वहाँ पे एक तरह से 3 सेक्ट है वहाँ पे, एक क्रिश्चियन सेक्ट, एक कोई मुस्लिम सेक्ट, एक और ऐसी एक क्रिश्चियन या कौन सा है कुछ इसी टाइप का। तो बेसिकली ये मान लीजिए कि 3 मेजर सेक्ट हैं, दे ऑलमोस्ट हैव इक्वल पावर। इसकी उस वजह से उनका पावर बैलेंस या पावर स्ट्रगल रहता है तीनों सेट्स के बीच में। तो एक बार 50s में भी हल्की सी सिविल वॉर टाइप की हुई थी, लेकिन 70s में भयंकर सिविल वॉर हुई थी। तो उनमें से एक सेक्ट जो था उसने एक्चुअली में इजराइल को उन्होंने खुद ही इन्वाइट किया था। तो ये मान लीजिए 3 अलग अलग सेक्ट्स हैं वहाँ पर। तो एक प्रो इजराइल है, एक एंटी इजराइल है, एक तीसरे का मुझे मालूम नहीं है। तो इजराइल, लेबनान इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है। मिडिल ईस्ट का हर कंट्री मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्री लगता है। है। तो वहाँ 1970 से लेकर 1990 तक सिविल वॉर चला था। तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि लेबनान में मे भी एक सेक्ट हो प्रो इजराइल हो, एक एंटी हो, वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि
वहाँ पे हिजबुल्लाह इतना स्ट्रांग हो गया था कि गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकता है। तो हिजबुल्लाह का क्या है कि हिजबुल्लाह वालों को एक दूसरे से बात करनी होती है, वो फ़ोन से नहीं करते हैं, मोबाइल फ़ोन से नहीं करते। मोर लाइक कि जब से स्मार्टफोन आए हैं एवरीवन नोस कि ये बेसिकली स्पाइंग डिवाइस है। दैट्स ट्रू। अगर आप मेरे ऐसे लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल्म्स बनाते हैं, हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, हमारी कोई स्पाइंग कर भी ले तो मेरी स्टोरी के बारे में पढ़ लेगा। लेकिन जो लोग एक्चुअली में इंटेलिजेंस / खराब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको अगेन हम लोग क्या बता रहे हैं, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू स्पाई। अगर NSA वायर टैपिंग का केस 2013 वाला पड़ा हो जो एडवर्ड स्नोडेन ने किया था, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली अगर है आपके पास और आप इससे बैटरी नहीं निकाल सकते हैं, ये स्पाइंग के लिए यूज हो रहा है। तो अब जब ये टेररिस्ट नेटवर्क है, ऑब्वियसली उनको प्राइवेसी की ज़रूरत होती होगी, तो उनको लगा कि हमारा एनिमी नंबर 1 कौन है? इजराइल। वो क्या स्पाइंग में अच्छा है? यस, इट इज़ प्रॉब्ली दी बेस्ट इन स्पाइंग। सो व्हाट कैन वी डू? लेट्स गेट रिड ऑफ स्मार्टफोन्स। उनका कि लेट्स गेट रिड ऑफ स्मार्टफोन्स। एक्चुअली गुड डिसीजन। जब स्मार्टफोन हो गए नहीं तो एटलीस्ट स्पाइंग कैसे करें, मतलब एटलीस्ट कम हो जाएगी स्पाइंग। सो देन व्हाट डिड यू डू? तो उन्होंने पेजर यूज करना स्टार्ट किया। पेजर्स ऑब्वियसली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो पेजर, हाँ यस एग्जैक्टली, पेजर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। उनको लगा पेजर से तो यार स्पाइंग तो कर नहीं पाएंगे, इट्स नॉट रियली पॉसिबल विद पेजर। अब इजराइल को समझ आ गया कि लोग पेजर यूज़ करते हैं, तो पेजर का उन्होंने जो पेजर कंपनी थी उससे बात की उन्होंने, शायद से ऐसी है जो भी किया। एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स हम लोग को नहीं मालूम है, वरना हो सकता है गलत बता दें, बट बेसिकली दे कन्वर्टेड पेजर्स इनटू मिनी बॉम्ब्स। एग्जैक्टली, एक्सप्लोडिंग डिवाइसेस। तो इट्स मोर लाइक कि अब मेरे पास ये स्पाइंग डिवाइस तो नहीं है, मैं स्पाइंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने हर एक को बॉम्ब पकड़ा दिया है। तो इफ आई वांट टू किल ऑल द टेररिस्ट, आई कैन जस्ट प्रेस अ बटन एंड दे आर ऑलरेडी कैरिंग मिनी बॉम्ब्स। वही, ये बहुत बड़ा, मतलब इसके बाद हिजबुल्लाह इनफैक्ट वीकेंड हुआ था। उसके बाद से फाइटिंग चली रही है। हाँ, इजराइल पिछले कुछ सालों से लड़ ही रहा है। अगेन वी आर नॉट अगेन गोइंग टू कमेंट कि मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूँ या एंटी हूँ, बट इट इज अनडिनाइबल कि लड़ाई चल रही है। अक्टूबर 7, 2023 इजराइल को भी प्रॉब्लम हो रही है, बट इजराइल के पीछे यूएस का हाथ है, सपोर्ट है, और उधर ईरान का सपोर्ट है, हिजबुल्लाह हमास के पीछे। ऑब्वियसली दे आर नॉट फाइनेंशियली रिच और एज गुड है वेपन्स जितने इजराइल के पास हैं, तो इस समय काफ़ी वीक हो गए हैं। दे आर वेरी वेरी वीक राइट नाउ, विच इज़ लीडिंग टू दी जो इवेंट्स अभी होने वाले हैं। ईरान जो प्रोटेस्टर्स को क्रश कर रहा है, इनफैक्ट अभी इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बट एटलीस्ट एट द डे ऑफ रिकॉर्डिंग जो आज है, हम लोग 7 फरवरी को बैठे हैं, अभी तक तो ईरान पे यूएस ने अटैक नहीं किया है। नाउ वी डोंट नो ईरान पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बट एवरीवन इज थिंकिंग दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज उनके ईरान हैज नेवर बीन एज वीक एज इट इज राइट नाउ। देयर हैज नेवर बीन अ टाइम जब ईरान इतना वीक रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली जो खमेनी हैं, जो बेसिकली वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर हैं, ही हैज़ नेवर बीन एज वीक एज ही इज राइट नाउ। एक तो उनके जितने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है सब वीक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ फाइटिंग विद इजराइल। सेकेंडली वहाँ का जो जनता है, दे आर सिक ऑफ दिस खमेनी रेजिम, दे डोंट लाइक खमेनी एनी मोर। बहुत बड़े जो IRGC जो उनके हैं वो लाइक करते होंगे, लेकिन जनता नहीं लाइक करती है, एंड दैट इज़ वाई दे आर विलिंग टू डाई ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज दे डोंट लाइक इट। अगर और ट्रम्प जैसा पर्सन जो सोचता है कि मुझे अपनी लेगेसी बनानी है, इफ़ ही इज़ एबल टू सॉल्व दिस एक्सेस ऑफ ईविल वाला कंट्री ईरान, तो वो हमेशा के लिए वो लेगेसी में आ जाएगा, दिस इज़ द गाय हु चेंज्ड ईरान। तो मुझे लग रहा है कि शायद अटैक हो सकता है। तो पहले वो न्यूक्लियर वाला सब उड़ा ही चुके हैं, इससे ज़्यादा वीक ईरान नहीं रहा है, लेकिन ईरान वीक है, पावरलेस नहीं है। मैं एक और चीज़ बात करूंगा, बहुत वो भी शॉर्ट में करूंगा। अमेरिका की मैंने जो साइकोलॉजी जितनी समझी लिमिटेड वाली, अगर हम लोग रैम्बो मूवीज़ देखें, बहुत दूर की जाने जरूरत, अमेरिका अपनी जो परसीव्ड इंसल्ट को भूलता नहीं है। परसीव्ड इंसल्ट ऐसे नहीं कि जैसे उनके लिए वियतनाम हारना उनके लिए परसीव्ड इंसल्ट थी कि भाई हम सुपर पावर हैं, वियतनाम ने हमें कैसे हरा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वियतनाम वाले गलत थे या सही थे या वो कौन, मैं बस इतना नहीं आ रहा हूँ, वो तो आप खुद ही जानते होंगे, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कौन गलत कौन सही था। बट वो इनके लिए मतलब एक तरह से वो ईगो की बात थी,
तो जो रैम्बो मूवी पार्ट 2 दिखाई है मैंने तुम्हें या नहीं दिखाई है, बेसिकली दैट वाज अ वेंजेंस फैंटेसी, मतलब उनकी उसमें फैंटेसी उसमें दिखा दिया कि वैसे तो देखो अमेरिका 75 में हार गया था, लेकिन 85 वाला अमेरिका है वो अकेले जाके वियतनाम को हरा दे सकता है। रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सो इनकी साइकोलॉजी दिखती है कि देखो वो उनके लिए कितना इंसल्टिंग है। ईरान इज ऑल्सो लाइक दैट। ईरान में जो 79 में जो हॉस्टेज क्राइसिस हुई थी, दैट वाज एन इंसल्टिंग थिंग फॉर अमेरिका कि देखो हम सुपर पावर हैं और एक ईरान कुछ ही मतलब प्रोटेस्टर्स ने उन्होंने हमारे को हॉस्टेज बना लिया, वो भी 1 या 2 साल तक बनाया था, शायद 79 से शुरू हुआ था और 81 में ख़त्म हुआ था। दैट वाज एन इंसल्टिंग थिंग। और वो साइकोलॉजी इतनी उनकी रिफ्लेक्ट करती है कि 81 में उनको हॉस्टेज तो अपने वापस मिल गए थे, लेकिन डिसलाइक टुवर्ड्स ईरान नहीं गया था। तो एक WWE में जो अब WWE है और तब F हुआ करता था, उसमें कैरेक्टर था आयरन शीक। हाँ यस, वो पता नहीं 83 या 81 में कब आया था कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर बेसिकली दिखाया गया था कि वो बेसिकली पहलवान है, ईरान का है और बहुत ही एंटी अमेरिका है, उसके साथ फ्लैग बर्न करते हुए दिखाते थे। वो तो मतलब कार्टून था बेसिकली WWF। हाँ तो और उसमें बट WWF विंस मैकमैन पॉपुलर मूड को बहुत अच्छे से कैप्चर करता था। WWF सबको मालूम है, WWE इट इज कार्टून, इट इज नॉनसेंस इन द सेंस वो रियल नहीं है, बट व्हाट इट इज एन एंटरटेनमेंट। जैसे कि आप टीवी शो देखते हैं, इट इज अ टीवी शो, इट इज स्क्रिप्टेड। तो अगर हमारा एनिमी, हमारा इन द सेंस यूएस का एनिमी ईरान है, तो तब उस समय उसका ये मतलब है कि WWF में धीरे से आगे पीछे एक ईरानियन विलन आ जाएगा और उसको एक ऑल अमेरिकन हीरो जो कि था हल्क होगन। हल्क होगन था अल्टीमेट। हल्क होगन इंडिया में पॉपुलर था, वो उसका था अल्टीमेट अमेरिकन, मतलब उसके होते थे म्यूजिक वीडियो में पीछे अमेरिकन फ्लैग लहरा रहा होता था और गाना भी था आई एम एन ऑल अमेरिकन हीरो फाइटिंग फॉर योर राइट्स। तो उसमें एक फेमस मैच 83-84 में हुआ था जिसमें उठा के पटका था हल्क होगन। तो वो बेसिकली नेशनल विक्ट्री थी कि देखो हमारा पहलवान है, ईरान के पहलवान को उठा के पटक दिया, हमने अपनी वापस रिवेंज वापस पा लिया। सो बेसिकली तुम कह रहे हो जो पल्स जो तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो अमेरिका की, अमेरिकन्स की, स्पेशली राइट विंग रिपब्लिकन अमेरिकन्स की, दे हैव नॉट फॉरगॉटन द इंसल्ट, दे डिसलाइक ईरान, राइट। नॉट ओनली दैट, पहली बात जो इंसल्ट हुई, जो नेशनलाइज किया, निकाला ईरान, शाह ईरान, और इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, बट ईरान हैज़ कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल इन मिडिल ईस्ट। ऐसा नहीं हुआ कि पहले खराब था, जर्मनी हिटलर के टाइम पे बहुत खराब था, और लेकिन आज का जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है। ईरान अभी भी, नॉट ईरानियन पीपल, लेट्स बी क्लियर, वो रिजीम जो है वो अभी भी सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को स्पॉन्सर करती है, एटलीस्ट दीज आर द एलिगेशंस। हाँ, तो 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो हमारे मतलब बिफोर, इससे पहले कोई ईरानियन सुन रहा हो हमारा हाइपोथेटिकली, हम लोग जानते हैं कि ईरान और इंडिया दोस्त हैं। हम लोग स्पेशली 79 से हम लोग बेटर दोस्त हो गए हैं, लेकिन और ईरान से हमारी कोई अच्छे रिलेशन, हम उनसे तेल लेते थे अंटिल रिसेंटली, तो हमारी पर्सनली ईरान से कभी नहीं रही है। लेकिन ईरान का दूसरा एंगल ये है जो हम लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ईरान का ये है कि ईरान इज़ अ शिया मेजॉरिटी कंट्री है एंड मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज। तो उनका एक 1400 ईयर्स से काइंड ऑफ स्ट्रगल या है, मतलब दोनों बिटरनेस, तो वो अभी भी अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू हो रहा है दोनों के बीच में, राइट। तो हम लोग तभी सुनते होंगे ना कि सबसे ज्यादा अटैक्स है वो सब होते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में होते हैं, ईरान बेस्ड, और भी कंट्रीज में होते हैं, बट हम लोग ईरान का मिडिल ईस्ट में ज्यादा सुनते हैं क्योंकि उनका एक पावर स्ट्रगल विद सुन्नी कंट्रीज हैं। तो इसलिए वो हमास के फॉर्म में आता है, हिजबुल्लाह हो गया, हुतीज हो गया, ये 3 मेजर है ना शायद, और भी कोई है? यस, और होंगे तो मुझे मालूम नहीं है। और हुतीज का शायद सऊदी अरेबिया से पंगा है ना, ये मुझे थोड़ा सा कम मालूम है, बट हाँ अभी तो यही सुना था, नहीं अभी UAE और सऊदी ने अटैक किया था, बट एग्जैक्टली क्या है मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है उसके बारे में। बट पॉइंट है कि जिस तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे इजराइल की इंटेलिजेंस की, तो जो हिजबुल्लाह है वो यही ईरान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उन्होंने डिसमेंटल या वीकेंड किया था थ्रू दिस पेजर अटैक एंड ऑब्वियसली मेनी मोर अटैक्स। तो यस, इंटेलिजेंस की कितनी इम्पोर्टेंस है। मुझे एक चीज़ और याद है, मैंने पढ़ा था शायद कुछ 81 में 80s में हुआ था कि उन्होंने टूथपेस्ट बॉम्ब बना दिया था, कि टूथपेस्ट में बॉम्ब था और उसको एक्सप्लोड कर दिया था, कुछ इस टाइप का हुआ था। राइट, वही होगा। इनफैक्ट जैसे अभी पिछले साल
बड़ा अटैक था जो यूएस ने किया था ईरान के ऊपर, जिसको बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो मिसाइल्स होती हैं उससे उन्होंने उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था। याद आया, मुझे याद आया। यस तो ये इंटेलिजेंस कौन गैदर करता है? ये इजराइल बेसिकली गैदर करता है। आई एम प्रीटी श्योर यूएस का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बट प्राइमरली उस रीजन में इजराइल इज द वन जो कि गैदर कर रहा है कि कहाँ वो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो जमीन के नीचे है। तो ऐसी बड़ी सी कोई फैक्ट्री तो होती नहीं है कि दिखाई पड़ जाए कि अरे ये यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है। वो तो ज़मीन के नीचे है और बहुत ही प्रिसाइज वो स्ट्राइक्स थी। तो ये सब इजराइल की इंटेलिजेंस से हुआ। तो हम लोग हमेशा सुनते थे इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, और क्या वो इतनी स्ट्रांग है क्योंकि उसी के दम पे तो बेचारा इजराइल सॉर्ट ऑफ सर्वाइव कर पा रहा है। तो हम लोग ये सोचते थे कि वाई इंडिया की इतनी वीक क्यों है। स्पेशली ये डाउट्स तब ज़्यादा आने लगे थे जब टेररिस्ट अटैक्स बहुत हो रहे थे। तो लेट्स होप, लेट्स बी फॉर्चुनेट कि हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क नॉट ओनली स्ट्रांग हो रही है और स्ट्रांग हो जाए। एक चीज़ मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगा ईरानियन स्ट्राइक्स के ऊपर, कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरनेट में चल रही थी, अगेन दिस इज थ्योरी कि इजराइल का तो इंटेलिजेंस रहा ही होगा, दूसरा चलता है कि मे बी उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व थी। किसमें? जो ईरान में अटैक्स हुए थे पिछले साल, जो प्रिसिशन बेस्ड। यस, एंड दैट थ्योरी एक्चुअली मेक्स वेरी गुड सेंस, क्योंकि इजराइल की जैसे एम्बेसी नहीं है वहाँ पे ईरान में, तो वहाँ पे उनका वैसे कांटेक्ट होना मुश्किल है। पाकिस्तान और ईरान के आपस में एम्बेसीज एक दूसरे कंट्रीज में हैं, वो नेबरिंग कंट्री है, उनका लव हेट रिलेशनशिप है। मतलब लव भी है, हेट भी, मतलब उनका एक कॉम्प्लेक्स, आप ये नहीं कह सकते आउटराइटली वो फ्रेंडली है, बट आउटराइटली एनिमी भी नहीं है। तो जब ऐसे रिलेशन हो तो आपको इन्फिल्ट्रेट करना इजी होता है। और ज्योग्राफिकली भी देख लें तो बिल्कुल बगल में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर मान लो पाकिस्तान वाले कोई स्पाई अगर वहां भेज दिया जाए ईरान को, तो देयर इज अ गुड चांस, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट उनका नाम क्या ISI है ना, उनकी इंटेलिजेंस का। हमारा एनिमी है यस, बट उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है ISI की, तभी वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर पाता था वो। अच्छा, इससे मुझे एक इंटेलिजेंस वो अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो याद आ गया कि पाकिस्तान में पावर कौन होल्ड करता है। वी आर वेरी क्लियर कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है इज नॉट द मोस्ट पावरफुल मैन, इट इज़ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जो कि सबसे पावरफुल है। एक टाइम पे और काफ़ी लंबे समय तक इंडिया पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं था, मतलब इन लोग के रिलेशंस बड़े मतलब वैसे थे, फॉर्मल से थे। एंड पाकिस्तान वॉज एक्चुअली क्लोजर टू अमेरिका फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टू द एक्सटेंट कि जब वो वॉर हुई थी 71 तो उसमें यूएस का टैसिट सपोर्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान था, हमें सोवियत यूनियन से हेल्प लेनी पड़ी थी। फिर ऑब्वियसली वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ यूएस का, जब 9/11 अटैक हुए, एंड ओसामा वाज फाउंड इन ऑल ऑफ ऑल प्लेसेस, जो यूएस का सबसे बड़ा एलाई था इन वॉर ऑन टेरर इन पाकिस्तान। जिसको नहीं मालूम है, यूएस यूज्ड टू से कि पाकिस्तान हमारा एलाई है, हमारा फ्रेंड है, मेजर नॉन नेटो एलाई, मतलब एक तो नेटो एलाई तो नंबर 1 हो गया, बट उसके बाद मेजर सबसे ज्यादा पाकिस्तान। और काइंड ऑफ इट्स सॉर्ट ऑफ आई कैन, अगर मुझे समझना हो कि अगर जर्मनी कहता है या फ्रांस कहता है कि यस वी सपोर्ट यू, और यूएस कहेगा यस आई लाइक योर सपोर्ट, बट तुम उस रीजन में नहीं बैठे हो जहाँ पे हमें टेररिस्ट मिल सकता है, हमें तो अभी उस जगह पे अपने फ्रेंड्स ढूंढने हैं जो कि ओसामा को ढूंढने में हेल्प करें। और फ्रेंड ने ही एक तरह से ओसामा को छुपाया हुआ था एबटाबाद में, और वो भी आर्मी का शायद एस्टैब्लिशमेंट था उसी के पास था। तो उसके बाद रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे यूएस और पाकिस्तान के, बट यूएस बीइंग यूएस ख़त्म नहीं हुए थे, दे हैड नॉट एंडेड इट। क्योंकि हम लोग जैसे एक ट्रम्प के बारे में बात कर रहे थे एक दिन, बाकी प्रेसिडेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। सो यस रिलेशंस ख़राब हुए बट ख़त्म नहीं हुए, एंड देन अगेन अंडर ट्रम्प एकदम से रिवाइव हो गए। रिवाइव ऐसे नहीं हुए कि मतलब हल्के फुल्के रिवाइव हुए हैं, नहीं, उसने वहाँ के PM को नहीं बुलाया, वहाँ के आर्मी चीफ को बुलाया और लंच पे या डिनर पे, जिस पे लंच पे शायद बुलाया था, और कहा कि ही इज़ माय फेवरेट आर्मी चीफ। लाइक व्हाट? तो ये क्लियर मुझे नहीं हुआ था, मतलब और लोगों को मे भी रहा हो, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये हुआ क्या, मतलब कि पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों निकला आ रहा है ट्रम्प का। फिर मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, तो जब आर्मी चीफ मिलने गया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से, तो एक बड़ा सा बॉक्स लेके गया, और उस बॉक्स में रेयर अर्थ मिनरल्स थे। रेयर अर्थ मिनरल्स यूज़ होते हैं आजकल की
बैटरी की टेक्नोलॉजी में और पता नहीं किस किस चीज़ में। बेसिकली रेयर अर्थ एज द नेम सजेस्ट बहुत कम है और बहुत इंपॉर्टेंस है, और अभी तक जितने रिजल्ट्स हैं उसका 90% चाइना में है। एंड दैट इज़ वाई आज यूएस की चाइना से लड़ने की हिम्मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ लगाया चाइना पे, चाइना ने कहा ठीक है हम लोग रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे। तो यूएस एंड ट्रम्प डोंट वांट कि चाइना कितनी बड़ी मोनोपोली हो, तो वो दूसरे एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, एंड वन ऑफ द एवेन्यूज इज पाकिस्तान। शायद प्रूवन है या नहीं है वो नहीं है, बट इट इज़ बीइंग एलिज कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और इस वजह से चाइना और यूएस दोनों का वहाँ पे इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस हों। पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली होगा कि यूएस और चाइना दोनों हम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जो आर्टिकल था उसमें बता रहे थे कि लेकिन वो जिस जगह पे है दैट इज़ एब्सोल्युटली लाइक डिस्टर्ब्ड रीजन, जैसे बलूचिस्तान है इसी तरह की किसी जगह में है। FATF फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, शायद उसका नाम फाटा जिसको बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो इसी तरह का है। तो इवन दो उनको इंटरेस्ट है वहाँ पे, लेकिन वहाँ निकाले कैसे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो मरने मारने को तैयार हैं। एंड द आयरनी इज कि दे आर यूजिंग द वेरी वेपन्स दैट अमेरिका लेफ्ट बिहाइंड। जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा, जो कि डिजास्टर्स तरीके से छोड़ा था, उन्होंने अपने बहुत सारे वेपन्स पीछे छोड़ गए। इसके पहले जो वहाँ के इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट जो वेपन्स यूज़ करते थे वो उनके पास सोवियत एरा के थे, वही पुरानी AK-47s या घर में बनाए हुए बॉम्ब्स IED टाइप्स के। तो वहाँ के डॉक्टर कह रहे थे कि पहले जो विक्टिम्स आते थे हमारे पास वो दिन में आया करते थे, क्योंकि इसी तरह से अटैक होते हैं दिन में, कभी कहीं मार्केट में मार दिया, कहीं बॉम्ब फोड़ दिया। अब रात में आते हैं, क्यों? क्योंकि अब टेररिस्ट के पास नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास राइफल्स हैं। तो अमेरिका चाहता है वहाँ से मिनरल्स निकालना, बट इट इज़ बीइंग थ्वार्टेड क्योंकि उन्हीं के छोड़े हुए वेपन्स उन टेररिस्ट के पास हैं जो उनको वहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं। तो कह सकते हैं दैट चिकन हैज कम होम बैक टू रूस्ट, एक नहीं इंग्लिश में टर्म चलता है। हाँ यस। तो आयरनी है कि लाइक वेपन्स आपने बनाए किस लिए थे, ताकि ख़राब लोगों को आप मारोगे, एंड जो उनका पर्पस था कि हर जगह डेमोक्रेसी ले आएंगे, और हो कह रहा है जो ग्रीट में जो रेयर अर्थ मिनरल चाहिए वो अपने ही वेपन्स उनको रोक रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। एनीवेज ये काफ़ी लंबा एपिसोड हो गया है, तो इसको यहाँ पे रोकते हैं। और बात करके अच्छा लगा। काफी नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे मुझे रेयर अर्थ के बारे में मालूम ही नहीं था कि आजकल कितना यूज होता है। एग्जैक्टली। या चाइना बस 90% है। डैम हमारे पास नहीं है। बट आई वुड से कि अगर पॉजिटिव देखें, जैसे थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, जिन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज कम रहे हैं एंड अगर उन्होंने पॉलिसीज अच्छी बनाई है, ऑब्वियसली अगर पॉलिसीज खराब है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान, दुबई के पास तो तभी क्योंकि UAE का पार्ट है तो तेल है, बट ये स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान, ये तीन वो कंट्रीज हैं इनके पास कोई खास रिसोर्स नहीं है, बट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज वो यहाँ पे हैं। तो लेट्स से इन द एब्सेंस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हम लोग कैसी पॉलिसीज बनाते हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय।